बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 8 कारगिल का शेर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर ख़ुलासा बयान कर सकें। यानी कि अगर वो कोई कहानी, वाक़या, ख़बर, फ़ीचर, हदायत, ड्रामा वगैरह सुने या पढ़ें तो उसका खुलासा बयान करने के काबिल हो सकें। बच्चों को हमने ये बताना है कि जब हम तफसील के साथ बात करते हैं तो सुनने वाले को बाज़-औक़ात नागवार गुज़रता है और सुनने वाले की तवज्जो भी उस तरह से नहीं होती जो हम चाह रहे होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कोई बात की जाए उसको इख्तिसार के साथ बयान किया जाए। तो जब भी कुछ पढ़ें तो उसका खुलासा बयान करने के लिए कुछ उसूल हैं जो हमने बच्चों के सामने वाज़े करने हैं कि ख़ुलासा हमेशा सादा जुमलों में लिखना है। सबक में जो कुछ बयान किया गया है वही ख़ुलासे के अंदर वही वाक़यात होने चाहिए और वाक़यात को बड़ी तरतीब के साथ बयान करना चाहिए, जिस तरतीब के साथ वो सबक में या ख़बर में या ड्रामा या जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उसके अंदर बयान किए गए हैं उसके मुताबिक ही उनकी तरतीब होनी चाहिए। और ना बहुत इख्तिसार होना चाहिए और ना ही बहुत तफसील के साथ, यानी कि तूल नहीं देना, बल्कि खुलासा दी गई इबारत का 1/3 हिस्सा होता है। तो इस तरह से जब हम बच्चों को ये सारी चीज़ें बताने के बाद उनसे खुलासा लिखने के लिए कहेंगे तो वो बहुत अच्छे अंदाज में खुलासा लिख लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप सबक पढ़ाते हुए 2 या 3 इबारतों को पढ़ाने के बाद उन्हें कहें कि आप इनका खुलासा बयान करें, फिर पूरे सबक का खुलासा बयान करें। तो इस तरह से जब भी बच्चे कुछ भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसको इख्तिसार के साथ बयान करना उन्हें आ जाएगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दुरुस्त कवायद, हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। यानी कि कोई भी उनको अगर मौजू दिया जाए तो उस मौजू के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ़ इल्म नहीं देना बल्कि उस इल्म पर अमल करना भी सिखाना है। तो ये इसी वक्त मुमकिन है जब हम कमरा जमात में बच्चों की तरबियत इस तरह से करेंगे कि हम बच्चों को कोई मौजू दें और फिर उन्हें कहें कि इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें, लेकिन जो बात वो करें उसमें नज़्म होना चाहिए, जुमले मरबूत होने चाहिए। ये ना हो कि एक बात अगर कहीं से की जा रही है तो उसको दरमियान में छोड़ के कोई दूसरी बात जो है वो शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को एक मौजू देते हैं सफाई। अगर उन्होंने सफाई के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करना है तो पहले वो सफाई की अहमियत बताएंगे कि सफाई क्यों ज़रूरी है, सफाई ना रखने से हमें कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं और सफाई रखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्हें तरतीब के साथ बताने के लिए हमने गाइड करना है, उनकी रहनुमाई करनी है। तो इस तरह से हम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर उन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत देकर उनसे उनके ख़यालात का इजहार करवाएंगे तो ये मकसद भी पूरा हो जाएगा। ड्रामा कहानी देखकर और पढ़कर इसके किरदारों और इखलाकी नताइज से मुतल्लिक इजहार ख्याल कर सकें। यानी कि अगर कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़कर उसमें जो इखलाकी सबक दिया गया है उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। मिसाल के तौर पर बच्चों ने कहानी पढ़ी इत्तफाक में बरकत है या सच की बरकत, तो इसका इखलाकी सबक जो है उस पर वो बात कर सकें कि हमें सच क्यों बोलना चाहिए या हमें आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद क्यों रखना चाहिए, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, आया हम आज आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद से रहते हैं या नहीं, और आज के दौर में इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ रहने की किस कदर ज़रूरत है। तो इस तरह से कोई भी वो कहानी पढ़ें तो आप उनसे ज़रूर ये पूछें कि आपने इससे क्या इखलाकी सबक हासिल किया। जैसे कि आज के इस लेक्चर में हम कारगिल का शेर पढ़ने जा रहे हैं तो ये कहानी है एक सिपाही की जिसने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वतन के नाम पर आंच ना आने दी।
तो इस कहानी को पढ़कर बच्चे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि हमें बड़े होकर कैसे शहरी बनना है, हमें अपने वतन की हिफाजत के लिए क्या करना है, या अगर हम महाज पर जाकर जंग नहीं लड़ सकते तो हम अपने अपने शोबे में रहकर अपने वतन के मफाद के लिए क्या कर सकते हैं। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। ये सबक हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, इसकी हम बुलंद ख़्वानी करेंगे। तो सबसे पहले हम खुद बुलंद ख़्वानी करेंगे, उसके बाद उन बच्चों से पढ़ाएंगे जिन बच्चों का तलफ़ुज़ अच्छा है और वो सही तलफ़ुज़ के साथ, रवानी के साथ इबारत को पढ़ लेते हैं। और फिर आखिर में हम उन बच्चों से पढ़वाएंगे, उन बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे जिन बच्चों को पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी पेश आती है, जिनका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है। तो इस तरह से एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम बच्चे दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, रवानी के साथ इबारत को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। नज़्म व नसर को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। यानी कि बच्चे अगर कोई नज़म पढ़ रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस नज़म का मकसद क्या है, शायर ने जो ये नज़म लिखी है उसका मकसद क्या है, उसमें कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी मालूमात हैं और हमें क्या कहा गया है। इसी तरह से अगर नसर में वो कोई इक़्तिबास पढ़ते हैं, कोई कहानी या कोई मज़मून पढ़ते हैं तो उसका भी मंशा और मकसद उनको ज़रूर मालूम होना चाहिए। यानी अभी हम कारगिल का शेर सबक पढ़ेंगे, इसमें हमने अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि इस सबक के पढ़ने का क्या मकसद है कि हमें भी अपने वतन के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करना चाहिए। उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तलख़ीस नवीसी कर सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि तलख़ीस नवीसी क्या होती है। दी गई इबारत को मुख्तसर करके लिखना तलख़ीस कहलाता है। तलख़ीस में हम 1/3 हिस्सा जो है वो इबारत का लेते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो हम मालूमात उसके अंदर बयान की गई हैं उसमें से जो अहम निकात हैं उनको हम तलख़ीस में शामिल करें। तो उसके बाद फिर हमें हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, उससे भी हम मदद ले सकते हैं। लेकिन इससे हटकर भी अगर हम अपनी किताब में जो हमें सबक दिया गया है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं कारगिल का शेर, उसके अंदर जो इबारतें हैं, मुख्तलिफ़ पैराग्राफ हैं, उनको पढ़ने के बाद भी हम बच्चों से कह सकते हैं कि इस पैराग्राफ की तलख़ीस करें, इस इक़्तिबास की तलख़ीस करें। तो इस तरह से बच्चों की जितनी ज़्यादा हम मश्क करवाएंगे बच्चे उतने अच्छे अंदाज में इस सरगर्मी के लिए तैयार हो जाएंगे। इसम सिफ्त की अक़साम, सिफ्त मिक़दारी और सिफ्त अददी की पहचान करके इस्तेमाल कर सकें। जी, सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि इसम सिफ्त होता क्या है। इसम सिफ्त किसी इसम की तारीफ़ है, यानी कि वो इसम यानी कि किसी इसम की अच्छाई या बुराई, उसकी मिकदार या उसकी तादाद बयान करने को इसम सिफ्त कहते हैं। यानी कि अगर कोई इसम को किसी इसम को हमने बयान करना है तो उसकी अच्छाई बताएं, उसकी बुराई बताएं, उसकी मिकदार बता दें या उसकी तादाद बता दें। इस सबक में हमने उनको बताना है कि सिफ्त मिकदारी और सिफ्त अददी, यानी कि किसी इसम की मिकदार कितनी है, वो थोड़ा थोड़ा है या ज़्यादा है, क्योंकि मिकदार को हम नाप नहीं सकते लेकिन तादाद को हम गिन सकते हैं। तो सिफ्त अददी क्या है, इसम की तादाद कि कोई चीज़ कितनी है इसको हम गिन सकते हैं। तो ये हमारे सबक में भी सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हटकर भी हम बच्चों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में से मिसालें दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हम सिफ्त मिकदारी और सिफ्त अददी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम उसका मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, ये मिकदारी है। मुझे 10 रुपये चाहिए तो ये सिफ्त अददी है। इसी तरह से बच्चों को मिसालें देकर मश्क करवाकर हमने ये मकसद हासिल करने के लिए बच्चों को तैयार करना है। और जब हम ये सारी सरगर्मियाँ कमरा जमात में करवाएंगे तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो सिफ्त अददी और सिफ्त मिकदारी को ना सिर्फ पहचान सकें बल्कि जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकें। मौजूद असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा।
آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی تدریسی مواد دیا گیا ہے، جہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔